नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नीट जो मेडिकल एमबीबीएस की पहली सीरीज, एमबीबीएस में दाखिले के लिए पहला एग्जाम होता है, उसमें ओबीसी को राज्यों में आरक्षण नहीं मिलेगा। मेरे साथ डॉक्टर सोनू हैं, जो खुद डॉक्टर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर है यूपी में, और दिलीप मंडल साहब है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को चिट्ठी लिखी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सरकार सुप्रीम कोर्ट का बहाना ले रही है कि चूंकि मामला सब जुडिस है तो हम उस पर अभी कुछ नहीं कर सकते, तब तक एग्जाम के घोषणा भी कर दी गई है। माफ कीजिएगा, शायद जैसे ही वो कनेक्ट होते हैं। डॉक्टर सोनू, कितना हर साल स्टेट में अगर 27% आरक्षण नहीं मिलता है तो कितना सीटों का नुकसान होगा? देखिए, 6,000 सीटें मेडिकल एमबीबीएस की हैं जो यूजी की हैं। इसमें 27% के हिसाब से आप 6,000 का अनुमान लगा सकते हैं। लगभग जो सीटें होंगी 1700 से लेकर के 1800 सीटें एमबीबीएस की, जो गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं, अब बढ़ करके लगभग 12,000 के आसपास हो गई। ये सब 3,000 सीटें हर साल हमें नुकसान यूजी में एमबीबीएस में हो रहा है। और पीजी में जो सीटें हैं वो 50% सीटें हैं, लगभग 30,000 सीटें हैं। तो उसमें हमें 27% तो मिल ही नहीं रहा है। आज तक ऑल इंडिया पीजी इसीलिए किया गया, पहले स्टेट पीजी होता था, तो स्टेट पीजी हमें 27% रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन इन्होंने षड्यंत्र की तरह एक एग्जाम कर दिया, ऑल इंडिया लेवल पे कर दिया। और जो 27, पहले ऑल इंडिया लेवल पर हमें आरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि 2007 तक केंद्रीय स्तर पर आरक्षण नहीं था, वही फॉलो होता है। लेकिन 2007 में जब रिजर्वेशन मिला तो आईआईटी में लागू कर दिया गया, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में, क्योंकि ऑल इंडिया में सीटें कम आती थी, नहीं होता था। अब इन्होंने क्या किया, पूरी सीटें ऑल इंडिया से कर दिया, और आज भी वही नियम फॉलो हो रहा है। ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं, तो 3-3 हजार पर ईयर जोड़ेंगे तो हमें लगभग 16-17 हजार सीटों का अब तक घाटा हो चुका है। और इस साल मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन हमारे फेवर में पिछले साल आया, 2020 में, अक्टूबर 2020 में। उन्होंने कहा कि इसे जितना जल्द हो सके लागू कर दीजिए, लेकिन आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जबकि केवल वादा था 3 महीने के अंदर कमेटी बना करके लागू करना के लिए। तो ये राज्य मंडल साहब, आपके पास क्या जानकारी? आपने आज हाई सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठी भी लिखी है। ये केंद्र सरकार दे रही है 27%, लेकिन राज्यों का क्या मसला है? नहीं, देखिए, इसको आप इस तरह समझिए शंभू जी, हुआ क्या है कि जो राज्यों के मेडिकल कॉलेज हैं, उन मेडिकल कॉलेज में राज्य सरकारें अपने ढंग से आरक्षण देती थी और राज्यों के अलग अपनी परीक्षाएं होती थी। ये अधिकार धीरे धीरे केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और राज्यों से वो 15% उनकी सीटें अपने पास ले लेते हैं। यही ऑल इंडिया कोटा है। जो केंद्र के अपने मेडिकल कॉलेज, उनको तो छोड़ दीजिए, वहां पर चीजें उस तरह की समस्या नहीं है। राज्यों के मेडिकल कॉलेज से आप 15% सीटें केंद्र सरकार अपने हाथ में ले रही है, और उसमें वो ओबीसी रिजर्वेशन नहीं दे रही है। तो समझिए कि इस तरह इसका मामला इस तरह से आप अगर यूपी को समझें तो बीएचयू में 27% ओबीसी रिजर्वेशन है, लेकिन वही आपको कानपुर या आपको मेरठ में या इस तरह का जो मेडिकल कॉलेज है राज्यों के, वहां पर जो केंद्र से सीटें भरी जा रही हैं, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। और इसकी वजह से डॉक्टर सोनू ने जैसे बताया कि कुल मिलाकर हर साल के हिसाब से इस समय तक 16 से 17 हजार सीटों का नुकसान ओबीसी का हो चुका है और हर साल हो रहा है। इसमें देखिए समस्या क्या है मुख्य रूप से, कि एससी एसटी का कोटा लागू हो गया 2007 में, इसमें ठीक है, ओबीसी का आपने लागू किया नहीं। जबकि जो हायर एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन का एक्ट आया, अर्जुन सिंह जो लेकर आए मनमोहन सिंह की सरकार में, उसके हिसाब से आपको देना था। तो जब मोदी की सरकार को मद्रास हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा, सर, मनमोहन सिंह के दौर में एचआरडी मिनिस्टर थे अर्जुन सिंह, उस समय हायर एजुकेशन में ओबीसी रिजर्वेशन का एक्ट आया, अर्जुन सिंह लेकर आए, और हायर एजुकेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में ओबीसी रिजर्वेशन लागू हो गया, राइट। और इसके अलावा राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में ओबीसी का रिजर्वेशन उससे पहले से लागू था। तो पूरे देश में लगभग ही नहीं बल्कि आमतौर पर हर जगह ओबीसी का रिजर्वेशन लागू था। जब ओबीसी रिजर्वेशन सब जगह लागू था, तो मेडिकल में जो ऑल इंडिया सीट है वो अकेली ऐसी जगह है इसमें भारत में, हायर एजुकेशन में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, जहां पर ये ओबीसी का कोटा लागू नहीं है। मुझे लगता है मैं अपनी बात स्पष्ट कर पा रहा हूं। मुझे आप एक बार फिर समझ गया, मतलब इस जटिलता को समझिए कि देखिए क्या हो रहा है। समझ गया, जो 15% सीटें स्टेट का जो नीट की वजह से स्टेट का लेते हैं, उठाते हैं, जो केंद्र अपने नहीं दे रहे हैं, उसमें ये 15% में इसको वो पहले कुछ भी नहीं देते थे। उसके बाद बालाकृष्ण साहब का जजमेंट आया तो एससी एसटी का तो लागू हो गया।
ओबीसी का लागू नहीं हो रहा है। अगर ये सीटें राज्यों के पास रह जाती तो राज्य अपने ढंग से लागू करते। अच्छा, बिहार में साहब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे तब SC ST का तभी इस तरह के अच्छे फैसले, मतलब आप समझ ही रह सकते हैं कि कौन लागू करेगा आपको। अच्छा, क्या लग रहा है सर, रिजर्वेशन को भी एक ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है कि IIT हो, IIM हो या MBBS हो, जो क्रीम नौकरियां हैं, जो कला जो आपके पूरे जहां पावर है, जहां पैसा है, सोसाइटी को बदल सकता है, जो आपका स्टेटस एक बदल देता है, वहां अभी भी नहीं पहुंचे दे रहे आप, वहां नहीं पहुंचने दे रहे। यही वही समस्या है। देखिए, अब इसमें एक चीज सिर्फ मैं ऐड कर रहा हूं, उसके बाद आप डॉक्टर सोनू से और डिटेलिंग लीजिए कि मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले साल जजमेंट दे दिया कि भाई 3 महीने के अंदर में कमेटी बनाकर आप केंद्र सरकार को कहा कि आप ओबीसी रिजर्वेशन कैसे लागू होगा, इंप्लीमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज बता दीजिए। अब केंद्र सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार एक कमेटी बनाती है, उसकी रिपोर्ट 3 महीने की जगह 7 महीने के आसपास में वो देती है, और किसको वो रिपोर्ट सौंप देती है, केंद्र सरकार को लागू करने के लिए कहा गया। केंद्र सरकार ये रिपोर्ट जाके सौंप देती है सुप्रीम कोर्ट को कि आप इस पर फैसला कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट में 2015 से ओबीसी रिजर्वेशन का एक केस पेंडिंग है, पहले से सलोनी कुमारी केस गाजियाबाद की है डॉक्टर सलोनी, उनका एक केस पेंडिंग है कि ओबीसी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। उसके साथ इन्होंने उसको दे दिया और उसने कहा कि जब तक वो लागू नहीं होगा, सलोनी कुमारी केस में जब तक जजमेंट नहीं आएगा तब तक ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं कर सकते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट इसको हो सकता है कि अगले 15 साल के लिए टाल दे। भारत में कई केस 40-50 साल के लिए टल जाते हैं। तो आपने चिट्ठी लिखी आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसमें हमने उनसे यही निवेदन किया है कि 2015 से आपके पास एक इतना महत्वपूर्ण केस पेंडिंग है, आप अगर इसमें फैसला दीजिए ना, आपको जो मन में आए वो फैसला दीजिए, हो सकता है खिलाफ दे दीजिए, हम केंद्र सरकार से लड़ लेंगे कि भाई आप इसको संविधान संशोधन करके इसको ठीक कीजिए, लेकिन आप फैसला ही नहीं दे रहे हैं। आपके पास एक केस पेंडिंग है कि ओबीसी का रिजर्वेशन ऑल इंडिया कोटा में लागू होना चाहिए। आप 2015 के बाद से हर साल सीटों का नुकसान हो रहा है, जिसका आंकड़ा आपको डॉक्टर सोनू ने दिया कि टोटल 16,000 सीट का नुकसान हो गया। ऐसे ही अगर आप इसको अगले 40 साल तक इस पर फैसला नहीं देंगे तो इसका मतलब एक कितने लाख सीटों का नुकसान। एक राजनीतिक सवाल मंडल जी आपसे, चूंकि स्टालिन इसको लेकर लड़ रहे थे तमिलनाडु में, क्या जो हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप वाली जो पॉलिटिकल पार्टियां, अखिलेश हो, तेजस्वी हो, हेमंत सोरेन हो, इन तमाम नेता हैं, क्या उन लोगों को नहीं पता है कि अब ओबीसी की राजनीति बहुत मजबूत हो गई है, और जबकि बीजेपी RSS साफ साफ कह रहे कि हमको ओबीसी का वोट चाहिए। आंदोलन सोशल मीडिया की वजह से बढ़ा है, जागरूकता बढ़ी है, लोगों में समझ बढ़ी है। क्या इन नेताओं के लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है? नहीं, अगर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाते ओबीसी को, 52% इनकी कम से कम आबादी है, जो आबादी निश्चित रूप से उसके बाद बढ़ गई होगी क्योंकि इसमें ओबीसी में नई नई जातियां और इंक्लूड हो चुकी हैं। तो ओबीसी की आबादी मोटे तौर पर इस समय 60% के आसपास देश में। अगर आप ओबीसी को लेकर आपकी नीति स्पष्ट नहीं है, या ओबीसी को आप उसके अधिकार देने की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो जाहिर तौर पर ऐसी हालत में बीजेपी धर्म वगैरह के नाम पर और ओबीसी का कुछ चेहरा दिखाकर निश्चित रूप से ओबीसी को अपने पास ले जाएगी। इसका जवाब बहुत एग्रेसिव ओबीसी के सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स भी हो सकती है। इसको आगे तो नहीं करेगा, वो मरेगा निश्चित रूप से। देखिए, इसमें स्पष्ट बहुत साफ साफ इस खेल को जो नहीं समझ रहे हैं, इस बात को जो नहीं समझ रहे हैं, ओबीसी ने के 27 मंत्री नरेंद्र मोदी जब बना रहे हैं, इसके मुकाबले वो प्रतीकवाद की राजनीति कर रहे हैं, सिंबोलिज्म कर रहे हैं। सिंबोलिज्म के मुकाबले या तो आप उससे बड़ा सिंबोलिज्म लाइए, या आप उनके लिए कुछ रियल पॉलिटिक्स कीजिए। तो रियल पॉलिटिक्स क्या बीजेपी RSS को अब ये जो सोशल मीडिया का उभार है और जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों में जो यूनिटी आई है, ये बीजेपी RSS समझ रही है इसे नहीं, सिर्फ इसमें सोशल मीडिया नहीं है शंभू जी। एक चीज और समझिए कि 2006 में अर्जुन सिंह जब उच्च शिक्षा में आरक्षण ले आते हैं, इसके बाद से लाखों की संख्या में ओबीसी के स्टूडेंट BA पास, MA पास, MPhil, PhD हुए हैं इस बीच में। ये 2008 में वो आरक्षण लागू हो गया, तो 27% आरक्षण आपको जितने केंद्र सरकार के शिक्षा संस्थान है उसमें लागू हो गया। अब ये लाखों की संख्या में, हो सकता है ये संख्या 10 से 15 लाख हो, इतने स्टूडेंट पढ़ लिख कर ओबीसी कोटा से भारतीय समाज के अंदर आज की तारीख में यहाँ वहां घूम फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय की दुकान में बैठ रहे हैं, मोहल्ले पे बैठ रहे हैं, वो अपने सलून में बाल कटाते समय बात कर रहे हैं। ये ओबीसी का नया इमर्जिंग क्लास है, जिसका जो जानता है, जो जागरूक है, ओबीसी रिजर्वेशन उसने देखा है, उसका फायदा चखा है, उसका मतलब समझता है। और ये क्लास जो है, इस क्लास की रियलिटी को जो समझने की जरूरत है, मेरे ख्याल से ओबीसी ने, बीजेपी को तो ये बात समझ में आ गई है कि इसको किसी न किसी तरीके से
मुझे पकड़ना पड़ेगा, वरना ये नरेंद्र मोदी को ओबीसी का फेस बताकर नहीं पेश करते। भाई नरेंद्र मोदी ने पहले खुद को जिंदगी में कभी ओबीसी नहीं बताया, लेकिन 2003 के बाद से हर अपनी तीसरी चुनावी सभा में वो खुद को पिछड़ी जाति का, पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, नीच जात में पैदा हुआ हूँ, मुझे नीच कह दिया, मैं हूं पिछड़ा, मतलब ये आपका उन्होंने खुद को एक प्लेस किया। क्या जनरल जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो जनरल कैटेगरी का वोट पकड़ पाएंगी कुछ ऐसा करके? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर इस समय देखिए ओबीसी को बीजेपी ने वास्तविक लाभ देने की जगह चेहरा और उसको राम का मंदिर का घंटा पकड़ा दिया जिसको वोट बजाता रहे। इसके बदले में उन्होंने सवर्णों को क्या दिया, इसकी अगर आप लिस्टिंग करेंगे तो वो लिस्ट इतनी मजबूत है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इन पार्टियों ने दिया क्या? अब जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण देगा सवर्ण उसका समर्थन करेगा या जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सपोर्ट करेगा उसको समर्थन करेगा? भाई जो देगा उसको समर्थन करेगा। लेटरल एंट्री के जरिए सिर्फ सवर्ण अफसर को जो भरेगा, जो आरक्षण को कमजोर करेगा, ये सारे काम बीजेपी कर रही है। जो आपको एकेडमिया में, यूनिवर्सिटीज में लगातार सवर्ण जो हैं टीचर्स हैं उनको भरना, उनको आमतौर पर भी देखिए जो 12 राज्यसभा में नॉमिनेट किए हैं बीजेपी ने, उसमें से एक भी ओबीसी नहीं है। तो बीजेपी जितना दे रही उतना तो ये लोग दे नहीं पाएंगे। तो आपको जो ज्यादा दे रहा है, जो सवर्ण वोटर मुसलमान के नाम पर टाइट करना हो या वो भी है, करना हो, दोनों चीज में वो बीजेपी के साथ है। तो सवर्ण तो आपको मिलना नहीं है, अभी सवर्ण आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यूपी में जो दोनों बाकी पार्टियां हैं बीजेपी के अलावा, वो सवर्णों को 137 से लेकर 125 के बीच में सीटें दे देती हैं। अब मुश्किल क्या हो रही है देखिए, इसको आप समझिए क्या खेल क्या है। बीजेपी ने 80 के आसपास मुसलमानों को उसको टिकट नहीं देना है। अब 80 के आसपास जो उनके पास वो एक्स्ट्रा बच जा रहा है वो अति पिछड़ों को बांट दे रहे हैं और अति पिछड़ों को आप लुभा रहे हैं। और बाकी दोनों पार्टियां क्या कर रही हैं, जहां से वोट नहीं आना है वहां पर आपने 150 से ज्यादा 137 दिया अपने मैक्सिमम इन्होंने, और आप 125 से 150 के बीच मानिए इन्होंने दे दिया सवर्णों को। अब आपके पास अति पिछड़ा को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि आपको मुसलमानों को भी देना है, सवर्णों को भी देना है, अपने कोर वोटर को भी देना है, अपने कोर वोट बैंक को भी देना है। आप अति पिछड़ा को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अति पिछड़ा को आप जिले में, कई जिला है। एक आखिरी सवाल सर, आपको जाना भी है क्या, जिस तरह से बीजेपी गैर मुस्लिम एंटी मुस्लिम राजनीति करती है, कोई इस देश में एंटी सवर्ण राजनीति नहीं हो सकती है? जो कांसीराम नहीं, वो जो नहीं, आपको तमिलनाडु में एंटी सवर्ण तो नहीं, लेकिन सोशल जस्टिस की जो अग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो एक तरह से सवर्णों के वर्चस्व के खिलाफ है, सवर्णों के खिलाफ नहीं है। उनका जो दबदबा है उसके खिलाफ है। तो भाई देखिए, सफल इस समय राजनीति जो है उत्तर भारत में, अगर आप देखें गंगा यमुना की पूरी पट्टी में सबसे ज्यादा एमएलए बीजेपी के पास किस पार्टी के पास है? आरजेडी के पास है। आरजेडी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया, इसके बावजूद है। तो जो लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन कर गए वो कहाँ है आज की तारीख में? देख लीजिए, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किया वो कहाँ है, देख लीजिए। तो पॉलिटिक्स को अगर आप उसके सुरताल को पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये इशू सॉल्व हो जाएगा। और नीट का सवाल और 69,000 जो यूपी के शिक्षक का सवाल है, ये सवाल अगर यूपी का सेंट्रल क्वेश्चन बनता है या और जातीय जनगणना का, तो मेरे ख्याल से ये अगर सेंट्रल क्वेश्चन बनाती है कोई पार्टी, हो सकता है उसके लिए एक मौका हो। चलिए, मैं एक निजी कमेंट है मेरा, अगर इस देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों ने दिलीप मंडल को, अगर 10 से 20 करोड़ लोगों ने भी ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो कर लिया, तो एक आपको किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। जो आपके हक अधिकार की बात है वो अकेला दिलीप मंडल एक पत्रकार के तौर पे फेसबुक और ट्विटर पर लिख रहे हैं। अगर इस देश के बहुजनों ने 20 करोड़ 25 करोड़ 50 करोड़ जो बहुजन आबादी है उन्होंने अगर फॉलो कर लिया, तो ना आपको टीवी की जरूरत है ना अखबार की जरूरत है। दिलीप मंडल एक अकेले इंस्टीट्यूशन है जो रोज बिना किसी तनख्वाह के अपने खर्च पर, अपना इंटरनेट खर्च करके आपकी हक और अधिकार की जानकारी आपको देते हैं। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत आभार। दिलीप मंडल सर, एक बात और है, और मैं ये बताना चाहता हूं, आप लोग बात कर लीजिए जी प्लीज। नहीं सर, एक लाइन डॉक्टर साहब का एक सवाल ले लीजिए। ऑल इंडिया पीजी में 50% जाती है सेंटर को, 15% नहीं जाती है, वो यूजी में जाती है। यूजी में, यस यस यस। हाँ, ऑल इंडिया 50%। तो पीजी में टोटल सीट का अगर 50% ले लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि ले रहा है,
और उसमें अगर ओबीसी का कोटा नहीं लगा रहा है तो इसका मतलब एमडी और एमएस जो है उसमें ओबीसी के बनने का चांस ऐसे ही आधा हो गया। हम लोग का 13.5% रिजर्वेशन कुल मिलाकर के हो गया। यदि 50% चली गई, उस पर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है 13.5। और दूसरी चीज सर, ऑल इंडिया पीवीटी की जो सीटें हैं उसका 100% जो वेटनरी डॉक्टर बनते हैं वो सिर्फ ऑल इंडिया के थ्रू ही होता है, उसमें भी हमें नहीं मिलता 27%। तो उस पर लोग ध्यान नहीं देते, जबकि वो भी एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अपना परिवार चला सकता है आदमी, तो उसमें भी नहीं ध्यान दिया जाता है। हाँ सर, उसमें भी ये प्रॉब्लम है। तो आरएसएस प्रमुख वेटनरी के डॉक्टर है। हाँ, सही बात है। तो हमें कावड़ ढोना है, कावड़ ढोना है। शुक्रिया सर। कावड़ ढोना है या आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है, आपको तय करना है। डॉक्टर सोनू क्या कहेंगे? मंडल जी से जरूरी था, चूंकि उनको जाना था, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। क्या लगता है समाज में कितनी जागरूकता आई? और जो एक बड़ा इस देश का हर माँ बाप सपना देखता है कि बच्चे को डॉक्टर बनाए, क्या ओबीसी के लोग ये सपना नहीं देख रहे हैं? उनको अपने अधिकार नहीं समझ में आ रहे हैं? देखिए, ओबीसी के तमाम लोग ये सपना देख रहे हैं, लेकिन जो गांव में है मेजॉरिटी पॉपुलेशन अभी शिक्षित नहीं है, वो हमारे नेता को फॉलो करती है। लेकिन हमारे नेता जो है सवर्ण तुष्टीकरण, एक नया टर्म आया है, सवर्ण तुष्टीकरण को बहुत तेजी से फॉलो कर रहे हैं। जब भी उनको लगता है कि सवर्ण हमसे दूर चला जाएगा, वो उस मुद्दे पे बात नहीं करते। आज देखिए रिजर्वेशन पे कौन बोल रहा है? ईडब्ल्यूएस के अगेंस्ट कौन था? ईडब्ल्यूएस आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज में 18 सीटें असिस्टेंट प्रोफेसर की आई, 2 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट मिले। मतलब सवर्णों में गरीबी बहुत कम है, मेडिकल में 2 केवल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट मिले, वो भी मुझे लग रहा है दोनों के सर्टिफिकेट फर्जी हैं। सर्टिफिकेट जो व्यक्ति नहीं बना पा रहा है, आपने द्विवेदी का मामला देखा था, उसका भी सर्टिफिकेट फर्जी निकला था, जो असिस्टेंट प्रोफेसर अभी बनाया गया था, सतीश द्विवेदी के भाई थे। तो ईडब्ल्यूएस ज्यादातर फर्जी है, यानी कि सवर्ण गरीब बहुत कम तबका रह चुका है मेडिकल के फील्ड में। खासतौर से पूरी की पूरी सीटें उत्तर प्रदेश का देखेंगे उनका खाली जा रहा है। यदि वो गरीब रहता तो वो लोग पढ़ने आते हैं, वो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने आते हैं। तो इस मुद्दे पे एकदम बात करना पड़ेगा। सवर्ण तुष्टीकरण नहीं चलेगा, जो कि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है। बिहार की राजनीति तो बहुत बेहतर है, वहां पे लोग काम कर रहे हैं, अच्छी सीटें भी जीत रहे हैं। आगे आने वाले समय में सरकार भी बनाएंगे। स्टालिन को आप देख लीजिए, सोशल जस्टिस की बात करने के बावजूद भी वो अपनी सरकार बना रहे हैं और लगातार नीट के मुद्दे पर मुखर है। लेकिन जो उत्तर भारत का मेन बेल्ट है, उत्तर प्रदेश का मेन बेल्ट है, वो कहीं ना कहीं सवर्ण तुष्टीकरण में परेशान है। तो इस बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारी पब्लिक तो तैयार है, लेकिन हमारे नेता तो सामने आए, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी पब्लिक जो पढ़ी नहीं है, लोग पढ़े नहीं है ओबीसी को, वो हमारे नेताओं को फॉलो करती है। क्या 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 लग रहा है? ओबीसी में कैंपेन जागरूकता की कमी है या कम्युनिकेशन? कैसे इसको सॉर्ट आउट के? क्या मेडिकल फेटर्निटी में कोई शोर है? कोई जो ओबीसी के डॉक्टर हैं SC ST के, वो इस पर बात कर रहे हैं? जी, मेडिकल फैकल्टी में तो शोर है ही। ओबीसी के तमाम लड़के कोर्ट तो वही गए थे, सुप्रीम कोर्ट के पास गए। यही सुप्रीम कोर्ट पिछली बार 2020 से पहले जब गए, उसने कहा कि यह मामला मद्रास हाई कोर्ट के पास है, आप हाई कोर्ट जाइए। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। अब जब मद्रास हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया, तो उसके बाद इन्होंने नया पैंतरा चला, 2015 का केस डाल दिया। जबकि अब सलोनी कुमारी को उस केस का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि 5 साल बीत चुके हैं, वो अपना काम कर चुकी हैं, यूजी कर चुकी हैं। तुम्हें अभी रिजर्वेशन से मतलब नहीं है, तो हो सकता है वो आगे फॉलो भी ना करें। तो सुप्रीम कोर्ट गेम खेलता है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास हम लोग गए थे, तभी कहा होता हम सुनवाई करेंगे इस मुद्दे पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को भेज दिया। इतनी जल्दी ये आरक्षण लागू नहीं करेंगे, जबकि हर फील्ड में हो चुका है। और मेडिकल डॉक्टरों की आपको ही पता बहुत ज्यादा कमी है। 30 से 40 हजार MD MS के डॉक्टर होते हैं। तुमको पता है 30 से 40 हजार लोग बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसे लोग होते हैं जो समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए हमारी पब्लिक को भी डॉक्टरों का साथ देना चाहिए, हमारे साथ आएंगे। क्योंकि एक डॉक्टर जब बनता है तो अपने फैमिली के लिए वो डॉक्टर नहीं होता, वो तमाम समाज को लेकर चलता है, उनका इलाज करता है, और जिसकी वजह से समाज सुदृढ़ भी होता है। तो हमारे साथ पब्लिक को तो आना ही पड़ेगा, ताकि हम लोग आगे अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। तो ये डॉक्टर सोनू हैं, ओबीसी कैटेगरी से हैं, डॉक्टर हैं। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके पास टीवी अखबार नहीं है तो ऐसे तमाम लोग को, चाहे वो दिलीप मंडल हो, डॉक्टर सोनू हो, इनको ट्विटर पर, फेसबुक पर आप फॉलो कर सकते हैं और अपने हक अधिकार की इंडिविजुअल खबरी ये लोग अपने खर्च से आपको खबर पहुंचाते हैं। नेशनल दस्तक को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर नेशनल दस्तक का जिस दिन 50 करोड़ सब्सक्राइबर हो गया, ये इस देश का सबसे मजबूत चैनल होगा। और डॉक्टर सोनू जैसे लोग, डॉक्टर दिलीप मंडल जैसे लोग को अगर आपने व्यक्तिगत रूप से 10 करोड़ या 20 करोड़ फॉलोअर्स इनके हो गए, तो ये अपने आप में एक संस्थान है। और जो मीडिया की कमी है, जो मुद्दों को आपको पता नहीं चलता है, वो कमी भी आपकी दूर हो जाएगी। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।